इसमें आता है मांस खाने वालों में, मांस खाने वाले में शेर, चीता, और ज़मीन पर रेंगने वालों में, जैसे हम ज़मीन पर रेंगने वालों में चींटी ले सकते हैं। चींटी बच्चों आप लोगों ने बहुत देखा होगा। और इसके बाद ये कनखजूरा आता है। ये सब जानवर क्या होते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे सहयोगी जीव जंतु। पेड़ पौधों की तरह विभिन्न जीव जंतुओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जीव जंतु विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा करके तालिका भरें। इस तालिका को बच्चों आपको भरना है। आसपास अपने पता करो, अपने दोस्तों से पता करो कि क्या मिलता है, किससे मिलता है। ये जैसे भेड़, इसमें उदाहरण दिया गया है, ये जानवर का नाम है, ये प्राप्त वस्तु है, ये निर्मित वस्तु है। अब जैसे भेड़ है तो भेड़ से क्या मिलता है, ऊन मिलता है। ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं, शाल बनाए जाते हैं। उसी तरह से जैसे गाय भैंस को देख ले तो भैंस से क्या मिलता है, दूध मिलता है, और दूध से मिठाइयाँ बनती हैं। उसी तरह से रेशम कीट है, रेशम कीट से रेशम मिलता है और रेशम से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी तरह से और भी सारे उदाहरण हैं। अब ये जीव जंतु कई तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। आइए जानें कैसे। भोजन के स्रोत के रूप में कुछ जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें दूध मिलता है। दूध तथा इससे बनी चीज़ें जैसे पनीर, मिठाई, दही, छाछ, घी आदि हमारे लिए भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोगी है। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार मुर्गी, बतख आदि से भोज्य पदार्थ के रूप में हमें अंडा मिलता है। अंडे का उपयोग केक और बिस्किट जैसी चीज़ें बनाने में भी किया जाता है। जिस प्रकार भोज्य पदार्थ के रूप में हम फल, सब्जी, अनाज आदि लेते हैं, उसी प्रकार बहुत से लोग विभिन्न जानवरों से प्राप्त मांस को भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मीठा शहद की। तो मीठा शहद यानी किससे प्राप्त होता है, ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के विषय में पढ़ेंगे। मधुमक्खी से प्राप्त शहद को भी हम भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कैसे बनता है? मधुमक्खियों द्वारा फूलों के संपर्क में आने से शहद बनने की शुरुआत होती है। मधुमक्खियाँ फूलों के आसपास मंडराती हैं। इस समय वे फूलों का रस चूस रही होती हैं। फूलों से चूसे गए रस को ये अपने छत्ते में जमा करती हैं। छत्ता मधुमक्खियों का वास स्थान होता है। प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ और कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिखाया गया है चित्र में, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई व सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना तथा रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। डंक मारने वाली भी यही मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। इनका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। आज बहुत से लोग मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालने का कार्य किया जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, जिसे मधुमक्खीशाला कहते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स में ही मधुमक्खी को रखा जाता है। मधुमक्खीशाला में विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उसमें मौजूद मधुमक्खी व अंडों को बिना क्षति पहुंचाए शहद प्राप्त करते हैं। इसे भी जानें।
मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह से समूह में रहते हैं। ऐसे जीव जो समूह में रहते हैं, इनके बारे में हमें को लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा कि मधुमक्खियां समूह में रहती हैं, चींटियां रहती हैं, दीमक रहते हैं, ततैया रहते हैं, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है, क्या आपने मधुमक्खी के अलावा अन्य जीवों को फूलों पर आते देखा है? नाम लिखिए। तो ये ततैया भी आती है, और क्या कहते हैं, तितलियां फूलों पर आती हैं, भंवरे फूलों पर आते हैं। इसके बाद आता है, वे फूलों पर क्यों आते हैं? तो फूलों का रस यानी फूलों का पराग चूसने के लिए आते हैं। इसके बाद तरह तरह के वस्त्र, भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त जानवरों से हमें ऊन, रेशम तथा लाख भी मिलता है। रेशम तथा लाख हमें कीड़े से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम का उपयोग हम ऊनी और रेशमी वस्त्र के निर्माण में करते हैं। लाख का उपयोग आभूषण बनाने में तथा सील करने में किया जाता है। इसे भी जानें, जंतुओं का पालन क्या कहलाता है? विभिन्न जंतुओं को पालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? तो जैसे मधुमक्खी, अब मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और रेशम कीट को हम सेरीकल्चर कहते हैं, और मछली को हम पीसीकल्चर कहते हैं। पता कीजिए, भेड़ के अतिरिक्त अन्य किन किन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो भेड़ के अतिरिक्त एक बकरी होती है, बकरी से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। तो इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो इससे जो संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। अब इसे भी जानें, दुनिया में मशहूर पश्मीना। तो पश्मीना सालें बहुत गर्म होती हैं, ये मोटी नहीं होती हैं। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती हैं। यानी ये पश्मीना जो है एक बकरी की प्रजाति है, बकरी की नस्ल है, और जो इसका ऊन जो प्राप्त होता है, इससे भी वो बहुत गर्म साल बनते हैं। अब इसके बाद आता है, परिवहन एवं कृषि कार्य हेतु कुछ जानवर हमारे लिए परिवहन के साधन के रूप में भी उपयोगी होते हैं, जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि जानवरों का उपयोग हम मनुष्यों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए करते हैं। सोचें और लिखें, आपने जिन जानवरों का परिवहन के साधन के रूप में किया है उनका नाम लिखिए। तो इसमें कौन कौन से जानवर हैं? जैसे ऊंट को भी हम देखते हैं कि ऊंट पे लोग बैठ के सवारी करते हैं। घोड़े पर भी सवारी किया जाता है, घोड़ा तांगा खींचने के काम में आता है। गधे पे सामान रख करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और इसके बाद आता है बैल जो बैलगाड़ी खींचने का काम करता है, तो ये भी हमारा बोझा ढोने के काम में ही आता है। अब इसके अलावा घोड़ा भी है। और अब आते हैं कि सोचें और लिखें, आपने जिन जानवरों का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया है उनका नाम लिखिए। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, इस तरह से। अब इसे भी जानें, मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता था। ये कबूतर संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाते थे। कृषि कार्य एवं ईंधन के लिए उपयोगिता, विभिन्न जानवर हमारे लिए कृषि कार्य तथा ईंधन के स्रोत के रूप में भी उपयोगी हैं। बैल खेतों की जुताई में किसान की सहायता करता है। साथ ही गाय, बैल, भैंस, भेड़ आदि के मल मूत्र को हम खाद यानी उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसी तरह गाय, भैंस आदि पशुओं के गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब इसके बाद आता है कि अपने आसपास देख कर लिखिए कि गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में कैसे किया जाता है। अब ये आप लोगों को खुद इसके विषय में चर्चा करनी है और आसपास देख करके इसके विषय में जानकारी करनी है। चर्म उद्योग, जानवरों की खाल से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग बेल्ट, जैकेट, जूता
और बैग आदि बनाने में किया जाता है। श्रृंगार तथा सजावट की वस्तुओं तथा औषधि बनाने के लिए भी जीव जंतुओं की उपयोगिता है। अब इधर इसमें से जैसे अब यहाँ पे दिया गया है कि जानवरों की खाल से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं, इनका उपयोग कहाँ पे, तो अब किन किन जानवरों की खाल से चमड़ा प्राप्त किया जाता है। तो एक इधर हमारे पास ये बच्चों आया था कि हमें किस जानवर से क्या प्राप्त होता हो, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे भैंस है, गाय है, इसको दे सकते हैं और इनकी जो वो स्किन होती है उससे बैग और चमड़ा के सामान बनाए जाते हैं, यानी चमड़ा प्राप्त होता है और चमड़े से हम बैग और क्या कहते हैं जूते चप्पल आदि, बेल्ट है, जैकेट है आदि बनाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, इसे भी जाने, केचुआ भूमि के अंदर रहता है तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसीलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। यानी केचुआ को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। अब आगे आता है इसमें अभ्यास प्रश्न पर हम आ जाएंगे। जैसे दिया गया है कि पहला, सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो खरगोश शाकाहारी जंतु है, तो ये सही है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडे देने का कार्य करती हैं, ये गलत है, जैसे कि हमने भी पढ़ा है पाठ में कि रानी मधुमक्खियाँ जो है अंडे देने का कार्य करती हैं। लाख कीड़े से प्राप्त होता है, ये भी सही है, रेशम कीट होता है, रेशम कीट से लाख प्राप्त किया जाता है। अब रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है, ये गलत है, रानी मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक होती है और श्रमिक मधुमक्खियाँ की संख्या सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस हमारा गलत है। ऊन हमें केवल भेड़ से प्राप्त मिलता है, ये भी गलत है, क्योंकि ऊन हमें पश्मीना बकरी से भी मिलता है, तो बकरी भी हम लिख सकते हैं, केवल भेड़ से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्रॉस का निशान यानी गलत का निशान लगा देंगे। पनीर दूध से बनता है, ये सही है सेंटेंस। पश्मीना भेड़ होती है, ये गलत है, पश्मीना बकरी की प्रजाति है, बकरी की नस्ल है। अब केचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, तो यहाँ पे ये सही है, क्योंकि केचुआ जो है भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अब इसके बाद आता है कि सूची का और सूची का खा का मिलान कीजिए। तो सूची का दिया गया है, सूची खा दिया गया। अब सूची का में क्या दिया गया, जंतु दिए गए हैं, और सूची खा में उसके उपयोग, क्या उपयोग है जंतुओं के, वो दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे ये भेड़ है, भेड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। श्रमिक मधुमक्खी क्या करती है, श्रमिक मधुमक्खी जो है फूलों का रस चूसने का काम करती है, इसको हम इससे मिला देंगे, श्रमिक मधुमक्खी को फूलों का रस चूसना। और बैल का क्या उपयोग होता है, बैल का उपयोग खेत की जुताई करने का होता है, और बैल को हम जो है खेत की जुताई से मिला देंगे। इसके बाद घोड़ा आता है, घोड़ा का जो है उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो घोड़ा का उपयोग हम सवारी में करते हैं, अभी हमने इसमें अंदर अब उसमें करवाया भी था, चर्चा करेंगे। और इसके बाद छत्ता मधुमक्खी का वास स्थान होता है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, सोचिए और लिखिए, यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ना होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। तो इसको हम जो है देख लेते हैं कॉपी में, जिससे कि आप लोगों को लिखने में आसानी रहे, पढ़ने में भी आसानी रहे। हाँ, ये बच्चों ये मिलान करने वाला एक बार हम इसको ये वीडियो में देख लेते हैं, कॉपी में इसमें हमने किया है, तो जैसे ना समझ में आया तो आप इसको इससे मिलान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भेड़ को ऊन से, और श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है, फूलों का रस चूसने का कार्य करती है। बैल जो है खेत की जुताई करता है, और घोड़ा जो है सवारी के काम आता है। छत्ता जो है मधुमक्खी का वास स्थान होता है। इसके बाद जो प्रश्न हमें करने हैं वो दिया गया है कि सोचिए और लिखिए, यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ना होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। इसका उत्तर है कि यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ना होते तो हमारा जीवन रहन सहन व खान पान की दृष्टि से विविधता ना होती, यानी जो हमारा खान पान है और जो रहन सहन है उसमें कोई विविधता ना होती, विभिन्नता ना होती। अब आता है आपने छत्ते कहाँ कहाँ देखे हैं। तो बच्चों जहाँ भी आपने छत्ते देखे हैं उसमें आप इसको जोड़ सकते हैं। ये मैं अपने
अनुभव से इसको लिखा है कि हमने छत्ते पेड़ों की डाली पर देखा है, नगर पालिका के पानी की टंकी पर, विद्यालयों में आदि स्थानों पर देखे हैं। अब इसके बाद आता है कि छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। तो छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 रानी मधुमक्खी, नंबर 2 श्रमिक नर मधुमक्खी और नंबर 3 आता है श्रमिक मादा मधुमक्खी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भोजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देते हुए लिखें। तो भोजन के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी, ये गाय भैंस शाकाहारी हो गया, मांसाहारी शेर तेंदुआ मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी कुत्ता कौवा ये सर्वाहारी में हो गए। अब इसको बच्चों देख लेते हैं कि जैसे शाकाहारी तो समझ में आ गया होगा कि शाकाहारी कौन कौन से होते हैं। गाय भैंस ये केवल घास वगैरह खाते हैं, अनाज खाते हैं, घास खाते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं ये मांस खाते हैं, और सर्वाहारी में ये मांस और अनाज और सब कुछ खाते हैं। तो इसके बाद आता है मधुमक्खी शाला से आप क्या समझते हैं। मधुमक्खी पालन में एक विशेष प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, जिसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। देखने के लिए धन्यवाद।